हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराता है। चाहे आप यूट्यूब पर हमारे वीडियो देख सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है उसका नाम है इतिहास। और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है दोस्तों, ये हमने शुरू कर दिया है। कक्षा 8वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस शुरुआत से इस सब्जेक्ट को पढ़े तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होना शुरू हो जाएगी। हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। पहला चैप्टर का नाम क्या है? कैसे, कब और कहाँ। इसका आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। आइए धीरे धीरे करके इसको समझते हैं कि चैप्टर एक्चुअल में कहता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग को क्लियर कर देता हूँ कि जो कब, कैसे, कहाँ का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है कब, कैसे, कहाँ का। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी, कैसे की, तो फॉर एग्जाम्पल कोई घटना होती है या कोई दुर्घटना होती है, ठीक है, और आपको अचानक से उस घटना का फ़ोन आया। और फ़ोन जैसे आता है सबसे पहले वो व्यक्ति आपको बताता है कि आपके किसी मित्र या किसी भी परिवार किसी व्यक्ति या कोई भी जुड़ा हो कहीं भी, मान लो, सोचना नहीं है ज़्यादा, बस मान लो कि आपके किसी परिचित या जिसको आप पहचानते हो उसका अचानक से कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, बड़े हादसा हो गया। तो ऐसे में आप जैसे ही फ़ोन उठाते हो तो आप बोलते हो कैसे हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या होता है कि कैसे हुआ। तो वो सामने वाला आपको बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, सामने से गाड़ी आ रही थी या ऐसा कुछ लापरवाही हो गई थी या भूल गए थे या नींद लग गई थी, जो भी हो गया था, तो गाड़ी स्लिप हो गई और गिर गया। तो वो पूछेगा ठीक है कैसे हुआ। अब वो बोलेगा कहाँ, कब हुआ ये सब। अब जब आपने मुझे बता रहे थे कब हुआ है तो वो टाइम बताएगा कि भाई वहाँ से आ रहा था तो उस समय जब लगभग 2-3 बजे होंगे तो उस समय ये घटना हुई होगी। तो फिर आपका तीसरा प्रश्न हो, चलो बताओ कि कहाँ हुआ ये, कब हुआ और बताओ कहाँ पर हुई ये घटना। तो फिर वो समय भी, स्थान भी आपको बताएगा। तो कुल मिलाकर के जब भी इतिहास में हम लोग किसी भी घटना या वृत्तांत की बात करते हैं, किसी भी ऐतिहासिक निर्णय की बात करते हैं, तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हमेशा हमारे टिप पर होते हैं। कैसे, कब, कहाँ। 1857 की क्रांति हुई, कैसे, कब, कहाँ। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई, कैसे, कब और कहाँ। भारत में मुगल शासन खत्म हो गया, अंग्रेजी शासन आ गया, लेकिन कैसे, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती है ना। तो इतिहास में कहीं भी कोई सी भी घटना उठा के देख लो, भाई चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लो या अशोक की बात कर लो या पृथ्वीराज चौहान साहब पहला युद्ध जीते, दूसरा युद्ध हार गए, कैसे, कब, कहाँ, सब कुछ यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा इतिहास इन 3 चीज़ों के आसपास घूमता है। ये प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर देते रहो तो आपको इतिहास की जानकारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब आपको अगर आपकी जानकारी बढ़ाना है तो 3 क्वेश्चन हमेशा जानने का प्रयास करना। कोई भी घटना है, इनके उत्तर जान लो तो आपको उसकी घटना के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। अक्सर हम लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ते हैं कि इतिहास में बात करते हैं कि प्राचीन इतिहास की बात करें तो हम लोग जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म की बात करते हैं, अशोक के काल की बात करते हैं या गुप्त पीरियड या चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य, कौटिल्य की बात करते हैं, तब हम लोग सन बोलते थे इतनी ईस्वी पहले या इतनी ईसा पूर्व। तो आप देखो क्या होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग तारीख से जोड़ देते हैं, तब थोड़ा सा माइंडसेट रहता है कि अच्छा उस समय की बात चल रही है। तो इसी वजह से उनके पास गोली बंदूक नहीं थी तो उस समय तलवार का इस्तेमाल करते थे। उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले जाओ तो वहाँ तलवार भी नहीं होती थी, वहाँ पर पत्थरों से वो लोग इस्तेमाल करते थे, छोटे मोटे कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। उससे पहले और खाना बदोशी जीवन। तो आप जब जब समय का जिक्र करोगे तब तक आपके माइंडसेट में एकदम से चीज़ क्लिक कर जाएगी कि अच्छा उस समय वो सुविधा नहीं रही होगी। तो हम लोग इसलिए तारीखें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास को समझने के लिए तारीखें बहुत ज़रूरी है। बिना तारीख के आप इतिहास को समझ नहीं सकते। अगर मैं आपको बिना तारीख बताए अचानक से अभी आज के युग की कहानी बताते बताते प्राचीन काल की कहानी को जोड़ दूं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बात कर रहा है, एकदम से मॉडर्न चीज़ चलते चलते पुरानी कैसे आ गई है। तो जब तक मैं तारीख के साथ काल बदलूंगा नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इतिहास को समझने के लिए तारीखों का सबसे बड़ा योगदान होता है। बिना तारीखों के इतिहास को समझा नहीं जा सकता। इतिहास अलग अलग समय पर हुए बदलाव ही तो हैं और ये अलग अलग समय पर बदलाव, इसका मतलब समय यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतिहास में समय समय पर अलग अलग बदलाव हुए और इन्हीं बदलावों को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, ये सब बदलावों के साथ इतिहास आते हैं और हर जगह पर तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी वर्तमान की तुलना हम लोग अतीत से करते हैं, जब भी वर्तमान आज की तारीख की तुलना
आप लोग इतिहास के किसी दूसरे पन्ने से जोड़ते हैं तो हमेशा समय का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। समय का जिक्र बहुत आवश्यक हो जाता है, बिना समय का जिक्र होते ही ऐसे कुछ हो ही नहीं पाता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप बचपन में टीवी देख रहे होते हैं, आपने बचपन में कोई सारा गेम खेले या आप भी जा करके कोई नए नए मोबाइल चला रहे होते हो, तो आपके घर में आपके दादाजी या दादी जी तुरंत बोल देंगे कि हमारे ज़माने में जब आपके जितना बड़ा था मैं, तब हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करते थे, हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, हम लोग ऐसा करते थे, हम लोग कंचे खेलते थे। तो अपने समय की बात बताते हैं। तो जब भी वर्तमान की तुलना अतीत से आपके घर में भी होती होगी तो वो समय का जिक्र जरूर करते हैं कि तब वो समय चल रहा होगा। तो हमेशा इतिहास में जब हम लोग कंपैरिजन भी करते हैं तो तारीख कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो समय इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि इतिहास को समझने के लिए समय बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ इतिहास ऐसा है जो एक साथ नहीं बदला। जैसे किसी चीज़ का समय बताना मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं ऐसा कह दूँ कि आप डेली उठ के चाय पीते हो, सब घर में सब लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, किसी को और अन्य कोई जो है पीने के बहुत सारे पदार्थ आते हैं, कॉफ़ी चाय और भी चीज़ें हम लोग पीते रहते हैं। तो आपको अगर जूस पीना है, कोई क्या पीना है, सब कुछ हम लोग करते ही हैं। तो अगर आप चाय की बात कर ले केवल, तो चाय पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पी जाती है। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि भाई चाय सबसे पहले किस व्यक्ति ने पी थी, या कहाँ पर बनी थी, या किसने बनाई थी सबसे पहले चाय? तो ये किसी को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि चाय जब चलन में आई तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक साथ आ गई। क्या हुआ कि जब शुरुआत में किसी व्यक्ति ने उसको पिया होगा, वो उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने धीरे धीरे करके लोगों तक वो बात पहुंचाए, पहुंचते 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 हमारी आदत में हो गई। तो हम लोग ये अब चाय पीने की जो प्रथा है ये एक साथ तो शुरू नहीं हुई, ये प्रक्रिया के साथ शुरू हुई। तो चाय की प्रथा एक प्रक्रिया के साथ शुरू हुई, तो इसका एक डेट बताना मुश्किल है। तो कुछ इतिहास जो होते हैं वो प्रक्रिया के रूप में होते हैं। वैसे ही अंग्रेजों का इतिहास बताना भी बड़ा मुश्किल है कि भाई अंग्रेजों की जो शुरुआत हुई, अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई, वो एग्जैक्टली किस डेट से हुई। तो एक्चुअल डेट बताना मुश्किल है। कुछ लोग बोलते हैं प्लासी के युद्ध से हो गई थी, कुछ बोलते हैं बक्सर के बाद थोड़ा पावरफुल हुआ। उसके बाद कुछ लोग और बोलते हैं कि नहीं, उसके बाद और बहुत समय लगा अंग्रेजों को देश में शासन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अंग्रेजी शासन भी जब भारत में आया तो एक साथ पूरे देश पे शासन तो नहीं किया होगा। धीरे धीरे उन्होंने शासन की बागडोर हाथ में ली, धीरे धीरे पावर हाथ में लेना शुरू किया, धीरे धीरे योजनाएं लेकर के आए और धीरे धीरे पूरे देश को कैप्चर करना शुरू किया। और ये जो अंग्रेजी शासन है ये एक प्रक्रिया के रूप में भारत में आया। तो कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो बदलाव है, जो प्रक्रिया के रूप में हुए, जिसके बारे में डेट एक्चुअल कह पाना मुश्किल है। हाँ, अगर कोई युद्ध हो या कोई विशेष घटना हो तो उसकी डेट बताना बहुत आसान हो जाता है। जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तराइन का युद्ध, है ना। तो प्लासी, बक्सर, तराइन का युद्ध, ये सब, पानीपत का युद्ध, ये सब युद्ध कितने फेमस हो गए, इनकी तारीखें भी आपको याद रहती है। नहीं याद हो तो याद करना पड़ेगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में। तो घटनाओं का तारीख के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन प्रक्रियाओं का तारीख के साथ कोई संबंध नहीं होता। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इतिहास एक प्रक्रिया के रूप में। इतिहास में कई परिवर्तन आए हैं जो किसी निश्चित तिथि पर नहीं हुए, जबकि प्रक्रिया के रूप में हुए। जैसे भारत में लोगों ने अचानक चाय पीना शुरू नहीं किया, यह एक प्रक्रिया है, समझ गए। इसी प्रकार ब्रिटिश शासन की स्थापना में भी कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी प्रक्रिया के रूप में स्थापित हुआ। और ब्रिटिश शासन ने प्रक्रिया के रूप में धीरे धीरे भारत को आज़ाद करना शुरू किया था। अब ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ लोग बोलते हैं ना अचानक से आज़ादी मिल गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें आज़ादी गिफ्ट मिल गई। या आज़ादी हमें एकदम से गिफ्ट में नहीं मिली है, ये प्रक्रिया शुरू की थी हमने। राष्ट्रीय आंदोलन किया था, लोगों ने लगातार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। हमारे इस विद्रोह को धीरे धीरे अंग्रेज पकड़ कमजोर होती गई और अंत में हमको आज़ादी मिल गई। तो आज़ादी की भले हम लोग आज़ाद हुए वो डेट बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि अचानक से मिल गई, एक ही डेट को मिल गई। बहुत लंबी प्रोसेस थी, तो प्रक्रिया को आप डेट में नहीं बता सकते। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ किसको नहीं पता। हम लोग जब ज़्यादा पीक पे आ गए, जब लाइमलाइट में आ गए, तब बता सकते कि हाँ भाई इस समय जो है लगातार इंडिया में ये आंदोलन था। लेकिन इसका बीज कब आरोपित किया गया था, कब रोपित किया गया था, कब शुरुआत हुई थी, ये नहीं बता सकते कोई। जैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए तो ये भी कोई नहीं बता सकते। आपको पता ना, पहले जो है बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, मतलब लड़कियों को बहुत कम लोग शिक्षा देते थे और पहले लड़कियों को बहुत बंदिशें में रखते थे। लेकिन अचानक से बहुत बदलाव है, आज की तारीख में लड़कियां भी लड़कों के बराबर पढ़ रही हैं, सब कुछ राइट्स दिए गए हैं। तो ये बदलाव किस तारीख से हुआ, कोई बता सकता है क्या? तो समाज में जो सामाजिक बदलाव होते हैं वो भी धीरे धीरे प्रक्रियाओं के रूप में होते हैं। पहले एक परिवार ने काम किया, फिर इस परिवार से इंस्पायर होकर दूसरे ने किया। पहले किसी गांव में एक लड़की अगर पढ़ लिख के IAS अधिकारी बन गई तो सारी लड़की को पढ़ाना शुरू किया। तो एक डेट कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से ये परिवर्तन आना शुरू है। तो बहुत सारे ऐतिहासिक परिवर्तन ऐसे हैं जिसकी डेट बताना
बमुश्किल है कि मुश्किल है कि इसकी डेट बताया जाए। इसका मतलब इतिहास एक प्रक्रिया के रूप में भी मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें या समाज में बदलाव की बात करें तो किसी में भी तारीख बताना काफ़ी मुश्किल है, संभव तो नहीं है। एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय से लगभग 1980 से या 1970 के दशक के बाद जो है लड़कियों को आज़ादी देना शुरू हुई, लड़कियों में की संख्या में बदलाव आना शुरू हुआ या पढ़ी लिखी होना शुरू हो गई। तो उसके बाद एक डेट तो नहीं बता रहे ना हम लोग, परिवर्तन ही बता रहे हैं। वहाँ पर भी अर्थव्यवस्था में बताते हम लोग कि 1991 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था खुली हो गई, उसके बाद धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ कर ली, लेकिन किस दिन की ये नहीं बता सकते आप। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है इस प्रक्रिया के रूप में है जिसकी इतिहास जिसका तारीख बताना मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि लोग इतिहास को तारीख से जोड़ते हैं। लोग इतिहास को तारीख से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि एक समय था दोस्तों जब क्या था कि इतिहास जो है वो युद्ध ही हुआ करते थे। आप चाहे रामायण पढ़ लो पूरी, आपको पूरे रामायण में, जैसे मैं रामायण का नाम लूंगा आपके दिमाग में एक ही चीज़ एकदम से आ जाएगी, लड़ रहे हैं कौरव पांडव का युद्ध। तो आपको पूरी रामायण एक घटना से याद है, आपको पूरी महाभारत राम रावण जो युद्ध हुआ था, राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, पूरा घटना चक्र चला था, तो वो एक घटनाओं से आप जोड़ के मत समझाते हो। तो पूरा जो इतिहास हुआ करता था ना हमारा, वो ज़्यादातर घटनाओं से जुड़ा हुआ था। चाहे आप अकबर के युद्ध की बात कर लो, चाहे वो आप मौर्य समाज की बात कर लो, किसी भी साम्राज्य की बात करो, आपको अक्सर युद्धों की कहानी से जुड़े होंगे। जिस राजा ने कभी युद्ध लड़ा नहीं होगा उसका इतिहास में जिक्र तक भी नहीं है। भले राजा युद्ध हार गया लेकिन फिर भी उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो पहले क्या था, एक समय था तब युद्ध की घटनाएं ही इतिहास हुआ करती थी। तो बोलते थे ना कि जब भी कोई राजा का गुणगान होता था तो क्या बोलते थे कि इस राजा ने वो युद्ध में उसको पटखनी दे दी, इस राजा में उस युद्ध में उसको मार दिया। तो राजाओं की जो गाथाएं होती थी वो युद्धों से होती थी, न कि उनकी अच्छी नीतियों से होती थी। तो पुराना इतिहास जो था वो इतिहासकार हमेशा बड़ा ही लिखते थे युद्धों की घटनाओं से जोड़कर, इसलिए हमें तारीखें से लोग जो है इतिहास को जोड़ने लग गए। आगे की बात, और यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। हमेशा जो इतिहास होता था केवल राजा महाराजा के आसपास ही घूमता था। ब्रिटिश काल में भी हुआ, ब्रिटिश का इतिहास भी ब्रिटिश के आसपास घूमता था। तो बाकी आम लोग क्या कैसे रहते थे, हमारी संस्कृति कैसी थी, बाकी दूसरे समुदाय के लोग कैसे रहते थे, यहाँ पर इतिहासकार कभी नहीं लिखते हैं। इस तरह की घटनाओं की निश्चित तिथि बताई जा सकती थी। अब युद्धों की तो बिल्कुल बताई जा सकती थी। इसलिए लोग इतिहास को कैसे देखते हैं, इतिहास को तारीख से जोड़ के इसलिए देखते थे क्योंकि ज़्यादातर इतिहास युद्धों से जुड़ा हुआ है और युद्धों के परिणाम से जुड़ा हुआ है। आजकल इतिहासकारों ने थोड़ा बदलाव किया है। इतिहासकार आज जब लिखते हैं तो वो किस चीज़ को लिखते हैं? आजकल इतिहासकार बाजार के बारे में लिखते हैं, आजकल के इतिहासकार आजीविका के बारे में लिखते हैं, आजकल के इतिहासकारों का जो कंसंट्रेशन, जो केंद्र रहता है वो संस्कृति और हमारे समाज के बारे में होता है। तो समाज के बारे में लिखते हैं, संस्कृति के बारे में, आजीविका के बारे में, मतलब रोजगार के बारे में, बाजार के बारे में। आजकल के इतिहासकार इन सब मुद्दों पर लिखना शुरू कर दिए हैं, न कि केवल शासन की बड़ाई करने में लगे हुए हैं। तो वो शासन को और कमियां बताते कि देखो यहाँ कमियां, बाजार में कमी है, संस्कृति के साथ ये हो रहा है। तो इतिहासकारों ने अब थोड़ा ट्रेंड बदला है। तो यहाँ पर भले ही तारीखों का इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन पुराने इतिहास में तारीखों का इंपॉर्टेंस तो हुआ करता था, क्योंकि युद्धों की जानकारी तो आप तारीख से ही बता सकते हैं, और तारीख बिना तारीख जाने हम लोग युद्ध नहीं बता सकते। अब आगे बढ़ते हैं और तारीख से जोड़ते हैं कि इतिहास केवल तारीख तो नहीं हो सकता। अब इतिहास तारीख नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास में तारीख का महत्व है। तो बिना इतिहास को बिना तारीख के पढ़ना संभव नहीं है। ज़्यादातर इतिहास में तारीखों का बड़ा महत्व है, क्योंकि तारीखों से उस समय के रीति रिवाज, संस्कृति, समाज के बारे में हमें पता चलता है। जब तक मैं तारीख नहीं बोलूँगा तब तक आपके दिमाग में माइंडसेट नहीं होगा कि अच्छा उस समय के समाज की बात कर रहे हैं। हाँ, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जब भी आप किसी से चर्चा करते हो ना, तब बोलते थे ना कि यार उस समय था, या आपके दादाजी आपको बताते हैं कि 1950 की बात बता रहे हो, अच्छा हाँ यार दादाजी उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ करता था। मतलब हम भी इस बात को दिमाग में रखते हैं कि उस समय लोग ऐसे रहते थे। तो जब तक तारीख नहीं बताओगे आप, तब तक इतिहास को हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए तारीखों का इतिहास में बड़ा महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तारीखें ही इतिहास हैं। ठीक है, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है? अब वो तारीखें जो किसी घटना से जुड़ी हुई हैं। कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है? वो तारीखें जो किसी घटना से जुड़ी होती हैं। अब कौन सी घटना से? जिस घटना को महत्व दे। महत्व कौन दे? जिस घटना को इतिहासकार ने महत्व दिया, उसी घटना से तारीख जुड़ी होती थी। अब ये सारा काम इतिहासकारों का। इतिहासकारों ने अगर युद्धों को इम्पोर्टेंस दिया तो युद्धों की तारीख लिख दी। अगर इतिहासकार कुछ दूसरी घटनाओं को देता तो वो तारीखें लिखती। उस समय महिलाओं की हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन किसी इतिहासकार ने उनके बारे में नहीं लिखा। अगर वो उनके बारे में लिखता तो शायद इतिहास में उनका भी नाम होता। तो सारे तारीखों का महत्व जो बड़ा है,
वो कौन सी तारीखों को बना, ये तय करने वाले कौन होते थे? इतिहासकार। इतिहासकारों के पास ये काबिलियत होती थी कि वो कैसे तारीखों को जोड़े। तारीखें पहले घटनाओं पर आधारित होती थी, केवल घटनाओं से ही तारीखों को जोड़ते थे, बाकी नहीं। जैसे किसी की ताजपोशी हुई तो ये घटना थी, किसी ने किसी को मार करके राज्य हड़प लिया तो ये घटना थी, कोई बड़ा युद्ध ऐतिहासिक हुआ तो ये घटना थी। कलिंग युद्ध को कोई भी नहीं भूलता, कितने साल पहले हो गया, हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन कलिंग युद्ध आज भी युद्धों के रूप में शुमार है और अशोक का नाम लेते हैं। जैसे आप अशोक लेंगे, आप तारीख पे पहुंच जाओगे। मैं कलिंग युद्ध की बात करूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे हाँ कलिंग युद्ध सुना तो है, फिर मैं बोलूंगा ये अशोक के काल में हुआ था, तो आप एकदम से ब्रिटिश को कूद के, मुगलों को कूद के, सल्तनत कूद के, गुप्ता को कूद के सीधा कहाँ पहुंच जाओगे? सीधा आप मौर्य साम्राज्य में कूद जाओगे। तो आप इतना बड़ी छलांग लगा दोगे अपने दिमाग से ही, आप कहाँ पहुंच जाओगे? प्राचीन काल में पहुंच जाओगे। तो वो क्यों पहुंचा? आपको मैंने जैसे ही नाम लिया, आपके दिमाग में तारीख घूम गई और आप प्राचीन काल में चले गए। तो कहीं ना कहीं तारीखें घटनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन जैसे विषय बदलते तो मुद्दे बदल जाते और फिर तारीख भी बदल जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में युद्धों की तारीखें ज़्यादा जरूरी होती है। लेकिन अभी अगर मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने लग जाऊँ, मतलब राजनीति शास्त्र पढ़ाने लग जाऊँ, तो विषय बदला, और विषय बदल गया तो फिर मुद्दे बदल गए सारे के सारे। अब यहाँ पर युद्धों की तारीख इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, यहाँ पर तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई संविधान कब बनाया गया, यहाँ पर तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत का पहला प्रधानमंत्री कब बना था, यहाँ पर तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देश का संविधान कब जो है पारित किया गया था, लागू किया गया था। तो देखो, सब्जेक्ट बदला, मुद्दे बदल गए, और जैसे ही मुद्दे बदलते हैं, जैसे सब्जेक्ट बदलता है मुद्दे बदल जाते हैं, और मुद्दे बदलते हैं वैसे ही तारीखें भी बदल जाती हैं। अगर मैं इतिहास की बात करूं, इतिहास में कुछ इतिहासकारों ने युद्धों की बजाय कुछ दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया। तो जिस इतिहासकार ने युद्धों की बजाय दूसरी चीज़ पर ध्यान दिया तो उसने अपना विषय बदल दिया, युद्ध की बजाय उसने नीतियों पर ध्यान दिया, तो फिर तारीखें भी चेंज हो जाती है। तो कुल मिला के तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि इतिहासकार का इंटरेस्ट किस मुद्दे पर है। क्या इतिहासकार केवल युद्धों को तवज्जो देता है? क्या इतिहासकार केवल सामाजिक बदलाव की बात करता है? या इतिहासकार उस समय के सांस्कृतिक बदलाव की बात करता है? तो जिस इतिहासकार का जितना इंटरेस्ट होगा, उससे उसके मुद्दे बदलते चले जाएंगे और तारीखें महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। अब आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा कि कौन सी तारीखें पढ़ना हमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। उदाहरण की बात करें तो ब्रिटिश सरकार की बात करें तो ब्रिटिश काल में हमें कौन सी तारीखें याद करना है, तो ये ब्रिटिश हमें खुद ही बता देते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का पूरा इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स से पढ़ना शुरू करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वॉरेन हेस्टिंग्स साहब गवर्नर जनरल पढ़ते चले गए, वायसराय पढ़ते चले गए। हमारा पूरा इतिहास जो है पूरा इसी से जुड़ा हुआ है। आधुनिक इतिहास में हम ज़्यादातर गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, और इतना पढ़ के ऐसा लगता है कि कोई महान बहुत बड़ा व्यक्ति था जिसने बहुत महान काम किए होंगे, लेकिन इतिहासकारों ने इनको पेश ही वैसा किया है। तो उदाहरण के लिए भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उसमें हर एक गवर्नर जनरल का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारे इतिहास में हर एक राजा के बारे में क्या लिखे? क्या मौर्य समाज में आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के अलावा बहुत कम राजाओं के नाम मिलते हैं? तो इसका मतलब थोड़ी था कि वो राजा नहीं थे। अब मुगल की बात करें तो आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, उसके बाद मान लो बाबर की बात कर लूँ, औरंगजेब की बात करूँ, तो उसके बाद राजाओं के नाम ही नहीं मिलते आपको, ज़्यादा कुछ बात होती नहीं है, खाली नाम मिलते हैं, लेकिन अच्छाइयाँ कहाँ दिखाई जाती है? उन्होंने भी तो शासन किया होगा कुछ साल, लेकिन क्या होता है उस समय के लोगों ने इतना सब कुछ लिखा नहीं। लेकिन अंग्रेजी शासन में क्या है, भले ही कोई गवर्नर जनरल 1 साल भी रहा हो तो उसके बारे में पूरा लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है ये इतिहासकार ही तो बताते हैं। तो जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक के पूरे कार्यकाल को अंग्रेजी शासन के इतिहास में लिखा गया है। अलग अलग अध्याय में हम लोग इन वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे की कक्षाओं में। और इतिहास की सारी किताबें इन अधिकारियों की गतिविधियों से जुड़ी हुई है। कौन से इतिहास की? आधुनिक भारत के इतिहास की जितनी भी किताबें हैं इन्हीं गवर्नर जनरल के सारी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। तो आगे की कक्षाओं में और आगे की लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ब्रिटिश शासन की विशेषता क्या थी। तो ब्रिटिश के इतिहास की जो विशेषता थी वो ये थी कि ब्रिटिश का जो इतिहास था वो केवल गवर्नर जनरल के आसपास ही घूमता था। जो गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय हुआ करते थे, इन्हीं के आसपास इन्हीं के कारनामे बताते थे कि वहाँ गए, उन्होंने ये काम किया। उनके पत्रों को तक यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, लेखाकार में हमने रिकॉर्ड में रखा गया है। लेकिन भारतीयों की गतिविधियों का तो कोई मतलब ही नहीं था। हमने भी तो गतिविधियाँ की थी, हमारे भारत के लोग भी तो बहुत अच्छे थे।
ब्रिटेन के लोग कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन इंडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे उस समय भी, बहुत ज़्यादा दिमागदार लोग थे, बहुत जानकार थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन इतिहास में उनकी गतिविधियों का नाम भी नहीं है। अगर उनने गलती से अपनी आत्मकथा लिख दी तो हमको समझ में आए, अगर महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा नहीं लिखते तो उनके बारे में हमको जानने का मौका ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इतिहास तो अंग्रेजों से बड़ा पड़ा होता ना। तो अंग्रेजी इतिहास में केवल अंग्रेजों के ही शासन की सारी कामकाज की बातें कही गई है, वहाँ पर भारतीयों की गतिविधियों को नज़रअंदाज किया गया। भारतीयों की गतिविधियों को पढ़ना है तो उसके लिए हमें नया इतिहास बनाना होगा, और फिर बाद में क्या होगा, हमारी अलग जो तीसियाँ है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। हमें इंडिया के लोगों के साक्ष्य इकट्ठा करके एक नया इतिहास बनाना चाहिए जो आधुनिक भारत का हो और हमारे लिए हो। आधुनिक भारतीयों का इतिहास नाम देना चाहिए। ये तो आधुनिक ब्रिटिश भारत का इतिहास हो गया, लेकिन आधुनिक भारतीयों के इतिहास में भारतीय लोगों की गतिविधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो तारीखें अब महत्वपूर्ण हो जाएगी जो हमसे जुड़ी हुई थी। तो जो हमारे टॉपिक का नाम है कि कौन सी तारीख महत्वपूर्ण होती है, तो वही तारीख महत्वपूर्ण होती है जो इतिहासकार ने जिन घटनाओं पर ध्यान दिया, इतिहासकार ने जिन तारीखों पर जोर दिया, वो सब तारीखें महत्वपूर्ण होती चली गई, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो या किसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित हो। अच्छा, जैसे फोटो दिया गया आपके सामने वॉरेन हेस्टिंग्स साहब का। ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो भारत के सबसे पहले गवर्नर थे, तो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे ये, क्षमा करें, हमारे सबसे पहले गवर्नर होते थे, और उसके बाद फिर बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, 1773 में इसको बनाया गया था। अब किताबों में इन गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं को, तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा गया है। मतलब तस्वीर बना करके इनको ऐसा राजा की तरह पेश किया गया कि बहुत भव्य, बहुत अच्छे काम करने वाले थे, लेकिन हमको भी पता है कि भाई वायसराय और गवर्नर जनरल ने कितना खराब काम किया है। बहुत सारी पाबंदियां लगाई भारतीयों के लिए, बहुत सारी लिमिटेशन लगा दी, हम लोगों से टैक्स वसूला, हम लोगों से लूट खसोट की, और बाद में ये सारा आरोप ही हम पर लगाया था कि ये जो विद्रोही लोग हैं यही लूटते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो इतिहासकार हुआ करते थे ब्रिटिश, वो सारे इन्हीं के गुणगान करते थे। तो इतिहासकारों की लेखन पर सब कुछ था, इसीलिए हमें वो तारीख पढ़नी पड़ती है जो इतिहासकार हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। अवधि मतलब कौन सा इतिहास हमें कब पढ़ना है, किस इतिहास को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो हमने इतिहास को बांट के रखा ना अलग अलग खंडों में, तो हम लोग अवधियाँ कैसे तय करते हैं। तो ये अलग अलग इतिहासकार का सोचना है। जैसे एक इतिहासकार है जो स्कॉटिश इतिहासकार है, स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार है जो अर्थशास्त्री भी थे और एक तरह के वो दार्शनिक भी थे। तो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और दार्शनिक जो थे जिनका नाम था जेम्स मिल। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। मतलब इतिहासकार को अलग अलग कालखंडों में बांटने की, इतिहास को अलग अलग कालखंडों में हम बांटने की कोशिश करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और जिसका जो राजनीतिज्ञ भी था और एक दार्शनिक भी था जिनका नाम था जेम्स मिल। फोटो आपके यहाँ पर लगी हुई है। अब जेम्स मिल ने क्या किया, जेम्स मिल ने अपनी किताब लिखी जिनका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। पूरे इतिहास को पढ़ के इन्होंने इतिहास को 3 भाग में बांट दिया। इन्होंने क्या बोला कि भारत का जो इतिहास था, प्राचीन इतिहास, उसे इन्होंने हिंदू इतिहास बोला। तो इन्होंने प्राचीन इतिहास को हिंदू में बांट दिया। तो बोला कि प्राचीन इतिहास पूरा हिंदुओं के आसपास था, और उन्होंने बोला कि मध्यकालीन इतिहास जो था पूरा मुस्लिम के आसपास था। मध्यकालीन इतिहास से पूरा मुस्लिमों का काल था, और जो तीसरा इतिहास था पूरा ब्रिटिश का था, मतलब ईसाइयों का काल था। तो इन्होंने जो है पूरे भारत के जो तीन काल थे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो इन तीनों कालों के उन्होंने जो है आधुनिक काल को इन्होंने बांट दिया ईसाई में। तीनों कालों को इन्होंने धर्म के आधार पर बांट दिया। ये अपनी किताब में लिखते हैं। तो ये इनका मानना ये है, क्यों, क्योंकि इन्होंने जब किताब पढ़ी तो इनको ऐसे ही लगा, क्योंकि क्या है, किताबों में केवल राजा महाराजों के बारे में बताया गया है, और ज़्यादातर उन राजा महाराजों के बारे में जो पावरफुल थे। इसलिए आप मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आपको सल्तनत काल, मुगल काल इतने ज़्यादा दिखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले मुस्लिम शासक के अलावा कोई दूसरे शासक थे ही नहीं, ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ोगे साउथ इंडिया का, जब आप चोल, चालुक्य, पांड्य, चेर, बहुत सारे साम्राज्य थे, वो सब राजपूताना, सब कुछ बहुत सारे थे, पूरा राजस्थान भरा पड़ा हुआ था। लेकिन उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मुगलों के अलावा, मुस्लिम शासकों के अलावा हिंदू शासक भी साथ में चलते थे उस समय। लेकिन उन्होंने जो जेम्स मिल ने इतिहास पढ़ा है, उनके हिसाब से वो बोलना चाह रहे हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए थे उससे पहले इस देश में बहुत तानाशाही शासन था। मुगलों का यानी मुस्लिम शासकों का शासन था, उससे पहले हिंदू शासकों का शासन था। तो ये तानाशाही शासन कर रहे थे।
अब जेम्स मिल के कालखंड के वितरण की समस्या क्या है? समस्या ये थी कि जेम्स मिल ने जो कालखंड को बांटा है वो धर्म के नाम पर बांटा है, जो कि बहुत गलत था, सही नहीं था। जैसे उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई यानी ब्रिटिश या क्रिश्चियन में उन्होंने बांट दिया। मिल को लगता था कि अंग्रेजों से पहले भारत में हिंदू मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था, हिंदू और मुसलमान का राज चलता था। तो ये तानाशाही लोग थे, ये लोगों को परेशान करते थे। और उनका मानना था कि भाई जब अंग्रेजों ने भारत में एंटर किया तो अंग्रेज जो है, ब्रिटिश शासन जो है वो क्या करेगा, भारत को सभ्यता की राह पे ले जा सकता है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अभी तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई है, तो उन्हें लगता है कि अगर भारत को तरक्की करनी है तो पहले तो ब्रिटिश को पूरे भारत पे कब्जा करना होगा, क्योंकि ब्रिटिश जब पूरे भारत पे कब्जा करेगा तभी भारत अच्छी सभ्यता की ओर चला जाएगा। भारत में लोगों को ज्ञान मिलेगा, अच्छा सुखी जीवन देख पाएंगे वो लोग। तो वो बड़ा अच्छा बड़ाई करता है किसकी? ब्रिटिश शासन की। उनका मानना था कि भारत अंग्रेजों की मदद के बिना प्रगति कर ही नहीं सकता, जबकि ऑलरेडी हम बहुत पहले से इस चीज़ को देख रहे थे, हम लोग बहुत पहले से तरक्की पे थे। लेकिन फिर भी मतलब हमारा जो पुराना जो व्यापार था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद तो और ये खराब हो गया। लेकिन ये लिखते हैं कि अंग्रेज के बिना तो भारत प्रगति कर ही नहीं सकता, भारत को तानाशाही से मुक्त कराने के लिए अंग्रेज आए, वो ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन हो सकता है कि उनके विचार सही नहीं थे। तो क्या हुआ कि फिर अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण के अलावा, जो जेम्स मिल ने वर्गीकरण दिया था, उसके अलावा भारतीय इतिहासकार ने भी इतिहास को 3 भाग में बांट दिया। उनने 3 भाग में कैसे बांटा? एक बोल दिया कि प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा बोल दिया मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा बोला गया आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको इस तरह से बांटा। उन्होंने प्राचीन काल के इतिहास में लिखा कि यह अत्यंत प्राचीन समाज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में लिखा कि ये न तो आधुनिक था न प्राचीन था, दोनों के बीच का परिवर्तन का काल था, संक्रमणकालीन काल था, जिसमें विदेशी लोग आकर के राज कर रहे थे और पूरा ये सिस्टम यहाँ पर था। फिर आधुनिक काल को उन्होंने बोला कि ये काल बड़ा मॉडर्न था। आधुनिक काल में उन्होंने क्या बोला कि ये विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता का काल माना जाता था, मतलब काफ़ी अच्छा सुधारों का काल माना जाता था। लेकिन कहीं न कहीं हमारे इतिहासकारों ने जो इतिहास का सेक्शन बांटा है, इसमें भी समस्या है। समस्या इस आधुनिक काल की है, क्योंकि उन्होंने लिख क्या दिया? उन्होंने लिखा कि समानता पर और मुक्ति पर आधारित था, लेकिन इस बात को से सहमत नहीं है, इस बात से सहमति नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि अगर ये ऐसा था तो ये पश्चिमी विचार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश लोग हमारे देश में समानता और मुक्ति पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमारे देश के लोगों को समानता कहाँ दी थी और न ही मुक्ति दी थी, हम लोग तो गुलाम थे। तो समानता और मुक्ति की तो बात छोड़ दो, ये बिल्कुल पश्चिमी विचारधारा नहीं थी। तो इस कॉलम से हमें सहमति नहीं मिली, क्योंकि भले ही यह विज्ञान का काल हो सकता है, तर्क का हो सकता है, लोकतंत्र भी आया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं समानता और मुक्ति का काल आधुनिक काल को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो हमको जो है शोषण किया है। इसलिए कुछ इतिहासकार क्या करते हैं, आधुनिक काल को औपनिवेशिक युग भी कह जाते हैं, कि आधुनिक काल तो क्या है, एक औपनिवेशिक युग का उदाहरण है। तो हमने क्या समझा? हमने यह समझा कि कैसे जेम्स मिल ने अपने इतिहास को, इंडिया के इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा। फिर उनका धर्म के आधार पर बांटने का जो उनका सोच था उसको भी हमने समझ लिया। फिर हमने क्या समझा? हमने समझा कि भारत के इतिहासकारों ने भी इंडिया के जो इतिहास था उसको भी अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से बांटा। हमने यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो समझते हैं अब आगे समझते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। देखिए, हमने पढ़ा है कि उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ा है कि भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो ऐसे में भारत में एक औपनिवेशिक शासन था। तो अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है या औपनिवेशीकरण क्या होता है, तो मैं पहले 3 शब्द यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर एक एक करके तीनों का मतलब समझाता हूँ। जो पहला शब्द है आपका, पहले शब्द का नाम है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक देश, ठीक है। पहला देश क्या हुआ? औपनिवेशिक देश। और दूसरा हुआ उपनिवेश देश। दूसरा हो गया उपनिवेश देश। और जो तीसरा हो गया उस शब्द का नाम है औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण, ठीक है। तो ये 3 शब्दों का मतलब समझना है। ये तो औपनिवेशीकरण तो एक प्रोसेस है, इसको मैं पूरे अच्छे समझाऊंगा क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में इसी को लिखा है। पहले इसको देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं उपनिवेश देश क्या होता है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं भारत एक उपनिवेश देश है, देश था, अब नहीं है।
भारत एक उपनिवेश देश था। तो भारत क्या है, उपनिवेश है, मतलब उपनिवेश का मतलब तो वो हो गया जिसको गुलाम बनाया गया, और औपनिवेशिक देश का मतलब हो गया जो गुलाम बनाता, जैसे यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन ने बनाया था। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन जो होता है, जो शासन करता है वो, और उपनिवेश वो होता है जिस पर करता है वो, और तीसरा होता है औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश दूसरे देश को दबाकर, कोई देश, औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई एक ताकतवर देश किसी कमजोर देश को दबाकर उस देश में 4 प्रकार के परिवर्तन ला सकता है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि औपनिवेशीकरण की क्रिया वह क्रिया कहलाती है जिसमें कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर कब्जा करता है या उसको दबाव में रखता है, और साथ ही उस देश में 4 परिवर्तन लेकर के आता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो अगर इस परिवर्तन आ जाते हैं तो इसी पर पूरे परिवर्तन की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? औपनिवेशीकरण। तो यही हमें पढ़ना है। किसी दूसरे देश के दबदबे के कारण, समझना इसको, किसी दूसरे देश के दबदबे के कारण एक देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। किसी दूसरे देश के दबदबे के कारण, एक देश के दबदबे के कारण दूसरे देश में जिसको दबाया गया है उसमें कौन कौन से बदलाव आते हैं? पहला पॉइंट, राजनीतिक बदलाव आते हैं। उसमें कैसे बदलाव आते हैं? आर्थिक बदलाव आते हैं। उसमें कैसे बदलाव आते हैं? सामाजिक बदलाव आते हैं और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि क्या ब्रिटिश सरकार औपनिवेशीकरण शासन व्यवस्था थी? क्या ब्रिटिश सरकार के भारत में राज करने से क्या भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए? तो हमारा उत्तर होना चाहिए यस, बिल्कुल आए हैं। कैसे आए हैं? हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले राजा महाराजाओं का शासन था। अंग्रेजों के आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था इंडिया में आई और अंग्रेजों ने पूरा शासन पलट दिया। अब टैक्स वसूलना, टैक्स में प्रशासन करना, कैसे पोर्टफोलियो सिस्टम था, सिविल सर्विसेज वाला सिस्टम इंडिया में आया, तो कितना अलग तरीके का यहाँ पर शासन आया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है भारी भरकम यहाँ पर राजनीतिक बदलाव हमको देखने को मिले। वहीं अगर आर्थिक बदलाव की बोले तो आर्थिक बदलाव में क्या हुआ? अंग्रेजों के आने के बाद भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण आया, और औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ? औद्योगिकरण की वजह से वैसे ही जो है पूरी दुनिया ग्रो कर रही थी, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भारत में भी इंडस्ट्री वगैरह डाली थी। तो आप हिस्ट्री में उसको पढ़ोगे। सामाजिक बदलाव, सामाजिक बदलाव में बहुत सारे परिवर्तन आए। मैं एक परिवर्तन का नाम ले लूँगा बस, उसके बाद आप समझ जाओगे किस तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए। हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन में अगर ये देखा जाए तो हमारे यहाँ पर पहले पाश्चात्य शिक्षा नहीं थी। पहले हमारे यहाँ पर हमारी जो घरेलू शिक्षा होती थी वो दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद बाहर की अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाया गया और शिक्षा का तरीका बदला, एजुकेशन जो है उसका पॉलिसी चेंज किया गया। यह ऐसा बोल दे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत चलने वाली एक सती प्रथा को उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने बैन कर दिया था, खत्म कर दिया था। अंग्रेजों के ज़माने में ही ये हुआ था कि विधवा पुनर्विवाह का चलन हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन तो है। अब मैं मोटे तौर पर ये कह सकता हूँ कि भाई अंग्रेजों के आने की वजह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव इस देश में हुए। इसका मतलब अंग्रेजों का जो शासन था उसे क्या कहना सही होगा? ये एक औपनिवेशीकरण की व्यवस्था थी, ये एक औपनिवेशीकरण शासन था, क्योंकि एक औपनिवेशीकरण शासन में ये सारे बदलाव आते हैं तो औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश शासन के कारण मूल्य और मान्यताएं बदली। ब्रिटिश शासन के कारण भारत में मूल्य और मान्यता, मतलब जो हमारे वैल्यूज थी, जो मूल्य थे उसमें बदलाव आया, मान्यताओं में बदलाव आया, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में बदलाव आए। सब कुछ बदल दिया अंग्रेजों ने, हमारे कल्चर को भी बदल दिया। कल्चर में बहुत सारे बदलाव किए हैं। हमारा कल्चर पहले कुछ और था, कल्चर थोड़ा टिपिकल कल्चर था। अंग्रेजों के आने के बाद कल्चर में काफ़ी सारा बदलाव हुआ और अंग्रेज चले गए उसके बाद तो बहुत कुछ कल्चर बदल गया है। पहले वो कल्चर नहीं था, अब कल्चर थोड़ा बदल गया है। तो कल्चर में थोड़े से भी चेंज आए हो तो उसको हम लोग चेंज ही समझेंगे। जैसे रीति रिवाज, तौर तरीके, मूल्य, मान्यताएं, पसंद नापसंद, बहुत सारी चीज़ें में बदलाव हुआ है। ये सब ब्रिटिश सरकार की वजह से हुआ है।
और इसे हम लोग इसलिए क्या कहते हैं, ये एक औपनिवेशिक शासन था, या इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अंग्रेज लोग हम पर राज कैसे करते थे, अंग्रेज लोग हम पर शासन कैसे करते थे? तो अंग्रेजी शासन क्या था, एक औपनिवेशिक शासन था जिसमें स्थानीय नवाबों को, राजाओं को दबाकर, क्योंकि वो क्या करते थे अंग्रेजों ने, आपने अक्सर कहानी सुनी होगी, नहीं तो हम लोग आगे पूरी चीज़ पढ़ने ही भी वाले हैं, हमको आगे धीरे धीरे करके इसको पढ़ना है। फिर भी मैं छोटा सा एक वाकया क्लियर कर दूं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनने क्या किया, उनने क्या करना शुरू किया, बंगाल से शुरुआत की। बंगाल में राजाओं को दबाना शुरू किया, राजाओं को हरा करके उनसे दीवानी अधिकार छीन लिए। ऐसे कर करके धीरे धीरे सब एक राजा से मिलकर दूसरे राजा को हराना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, नवाबों और राजा दोनों तरह के लोग थे हमारे देश में। नवाब भी थे, क्योंकि बंगाल में नवाब भी थे, बंगाल में नवाब हुआ करते थे, और कहीं पर राजा हुआ करते थे, कहीं पर सुल्तान थे। तो सबको दबा करके अपने अंडर में लाने का प्रयास किया, और जब दबाया तो उसके बाद अपना शासन स्थापित कर दिया, और उन राजाओं के द्वारा पूरे देश में शासन करते थे अंग्रेज लोग। इसलिए आपको अब आज़ादी के बाद देसी रियासतें मिलती हैं। आपने सुना होगा ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 देसी रियासतों को एक कर दिया था। इसका मतलब अंग्रेज चाहने के बाद भी हमारे देश में राजा महाराजा थे ना, तो ये सब अंग्रेज उन राजा महाराजा के ऊपर उनको दबाकर शासन करते थे। अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, मतलब पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव होंगे, भारत का बजट कैसा होगा, भारत में क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये सारा का सारा नियंत्रण किसके पास में था, अंग्रेजों के पास में था। क्योंकि जब भी कोई देश किसी देश को गुलाम बनाता है तो डेफिनेटली उसके पास ये राइट्स तो आ ही जाते हैं। और साथ ही साथ अंग्रेजों ने हमारे समाज पर भी नियंत्रण स्थापित किया था। तो खाली ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने जो है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया था, उन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे समाज पर भी नियंत्रण स्थापित किया था पूरी तरह से। खर्चों हेतु उनका खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था। अंग्रेजों को पहले क्या था, शुरुआत में अंग्रेजों को था कि अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को सैलरी देने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को चलाने के लिए शुरुआत से जो है वो ब्रिटेन से सोना मंगवाते थे, फिर यहाँ बेचते थे, फिर उनका खर्च चलता था। लेकिन बाद में जब उनको यहीं से इनकम होना शुरू हो गई तो उनने खर्च हमारे यहीं से निकाले। तो वो खर्च कैसे निकालते थे, खर्च हेतु वे हमसे राजस्व वसूलते थे, ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद लेते थे। मतलब अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अंग्रेजों के लिए कोई कीमती चीज़ नहीं होती थी। भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी जो बहुत कीमती हो। तो भारत में अंग्रेजों का राज था, तो भाई शासन तो उनके हाथ में था ना, तो कोई भी चीज़ अंग्रेज को पसंद आती थी तो वो क्या करते थे, सीधा उसको खरीद लेते थे, और जो प्राइस देते थे बहुत कम मात्रा में उसका वैल्यूएशन करते थे। इसी वजह से भारत में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कर वसूला गया। और आपने कई जगह एक वाक़या भी सुना होगा कि भाई बहुत सारे जगहों पर कर न देने की वजह से उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। बहुत सारे लोगों ने कर नहीं देने के लिए विद्रोह भी किया था, है ना। तो बारदोली सत्याग्रह उसमें आता है, चंपारण सत्याग्रह उसमें आता है, नील विद्रोह आता है। ये सब अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे। तो खर्चों के लिए वो बहुत मनमाना राजस्व वसूल करते थे, भले किसान को आय हो ना हो, लेकिन वो किसान से राजस्व जो फिक्स किया था वो वसूल करते थे, नहीं तो जमीन उनको देनी पड़ती थी। इतना कुछ खराब उस समय माहौल हो गया था। अब बात करते हैं कि हम किस तरह जानते हैं, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, उसका नाम क्या है, हम किस तरह से जानते हैं। मतलब ये कि हमारे जो भारतीय इतिहासकार या भारत का जो इतिहास है वो जब लिखा गया होगा तो भारत के इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकार किस किस स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो डेटा कहाँ से उठाते हैं। तो देखिए अंग्रेजों ने बहुत अच्छी काम कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, ये डेटा को लिखित रूप में रखा था। उस समय अंग्रेजों के पुराने पत्र भी आज आप देख सकते हैं, कौन से वायसराय ने क्या चिट्ठी किस विभाग को लिखी थी, गांधी जी की चिट्ठियाँ, सब कुछ मिलती है हम लोगों को। तो पुराने समय में क्या था, अंग्रेजों ने ट्रेन चला दिया था लिखने का, और लिखने का काम किसको सौंप दिया था, प्रशासन को। जितने भी प्रशासन व्यवस्था थी उस समय की, अंग्रेजों के समय में, उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म करना शुरू किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया कि आप सब लोग लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास था कि कोई भी चीज़ हो लिखो तो ज़्यादा जरूरी है, उनकी मान्यताएं थी। तो भारतीय इतिहास के इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते थे भारत का इतिहास लिखने के लिए, तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजों की बात कर रहा हूं मैं, ब्रिटेन का जो प्रशासन था वो अभिलेख तैयार करता है। अभिलेख तैयार करता मतलब वो लिखित में तैयार करता है। सरकारी रिकॉर्ड जो थे ब्रिटिश जमाने के, वो रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। सरकारी रिकॉर्ड से बहुत सारी बातें हमको समझ में आती है।
अब इससे एक चीज़ तो तय है कि अगर अंग्रेजों के सरकारी रिकॉर्ड थे, इसका मतलब भारतीयों की भावना वहाँ पर थी भी नहीं। बस अंग्रेज की नीतियों के बारे में ही आप जान पाओगे सरकारी रिकॉर्ड से, बाकी इंडियंस के बारे में नहीं जान पाओगे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ हमको सिखाया कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखने से आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को समझ पाएगी। उस समय भले ही छपाई खाने नहीं थे, भले ही प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, लेकिन ये लोग लिखने में विश्वास रखते थे। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की एक संस्कृति का उदय हुआ। तो आज जो हमारे देश में आज भी ये अंग्रेजी शासन की जो संस्कृति है, आज भी हमारे देश में चलती है कि अगर मान लो कोई किसान ग्रुप है या कोई स्टूडेंट ग्रुप है या कोई शिक्षक का कोई ग्रुप है, अगर आपको सरकार के या सरकार के किसी विभाग से परेशानी है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग एक ज्ञापन लिख के देते हैं या एक प्रतिवेदन लिखते हैं सरकार के नाम पर, और ज्ञापन दे करके धरने पर भी बैठते हैं। अक्सर आपने देखा ना कि धरने पर बैठे और फिर सरकार को ज्ञापन सौंपा। तो एक ज्ञापन क्या होता है, अपनी मांगे होती है, तो अपने मांग को लिखित रूप में व्यवस्थित अच्छे शब्दों में व्यवस्थित शब्दों का इस्तेमाल करके पहुंचाना ही क्या कहलाता है, ज्ञापन, प्रतिवेदन, टिप्पणियां। ये सब जो कल्चर है हमारे देश में, ये चालू कहाँ से हुआ, ये अंग्रेजों की ही देन है। और अंग्रेजों ने जब शुरू किया था तो भारतीयों ने इसका खूब लाभ उठाया, और बहुत सारे इंडियंस भारतीय जो थे बाद में, उन्होंने अंग्रेजों के लिए ये सारा ज्ञापन देना शुरू किया, प्रतिवेदन लिखना शुरू किया, टीका टिप्पणियां करना शुरू की। तो ये अंग्रेजों ने ही हमें सिखाया है। अब ब्रिटिश सरकार की एक्चुअल में देन क्या है हमें, ब्रिटिश सरकार की देन ये है कि ब्रिटिश सरकार ने हर एक ऑफिस दफ्तर में एक अभिलेख, रिकॉर्ड रूम बनाया था, उनने एक अभिलेख कक्ष बनाया था कि हर एक दफ्तर की कुछ न कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देखिए आज भी आप किसी भी सरकारी संस्था में चले जाइए, किसी भी सरकारी संस्था, चाहे आप एमपी बोर्ड के ऑफिस चले जाइए या किसी अन्य सरकारी या वल्लभ भवन चले जाइए या अपने राज्य की विधानसभा या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर देखिए, वहाँ पर एक रिकॉर्ड रूम होता है जहाँ पर ढेर लगी होती है पुराने रिकॉर्ड्स के, पूरी की पूरी फाइलें रखी होती है। यह सिस्टम कहाँ से आया, ये अंग्रेजों ने बनाया था शुरुआत में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार की देन है ये कि हमें आज भी सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं। बस दिक्कत यह है कि उस रिकॉर्ड को ढूंढवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। अंग्रेजों ने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए थे, सभी शासकीय संस्थानों में उन्होंने क्या बनवाया, उन्होंने बनवाया अभिलेख कक्ष, मतलब रिकॉर्ड रूम बनाया जहां पर सारी चीज रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। जैसे तहसील के दफ्तर में तहसीलदार का जो दफ्तर होता है उसमें, जैसे कलेक्टर के दफ्तर में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नर के दफ्तर में, प्रांतीय सचिवालय में बहुत सारे आपको डेटा मिल जाएंगे, कचहरी में, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और आज भी होते हैं। आज तो उनको डिजिटलाइज कर दिया, इवन पंचायतों के तक रिकॉर्ड रूम हमारे देश में अब है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा को पत्र भेजे जाते थे। पहले 19वीं सदी में लोग क्या करना शुरू किए थे, अब क्या होता है, अगर एक प्रशासन की एक शाखा को दूसरी शाखा से बातचीत या कुछ संदेश देना है तो वो पत्र लिखते थे, एक अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी को। तो आज भी हमारे जो संग्रहालय, जो अभिलेख कार्यालय है, वहाँ जाकर के हम लोग आज भी इन पत्रों को पढ़ सकते थे, अब पढ़ सकते हैं आज भी कि भाई उस समय के लोग कैसे एक दूसरे को पत्र लिखकर कैसे जानकारी साझा करते थे। आज तो हमें ज़रूरत ही नहीं, हम लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापन को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। तो कितना अच्छा एक तरीका था, अंग्रेजों ने ये तरीका सुझाया था कि चीज़ों को जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा, वो आगे तक रहेगी। और दोस्तों उनका तरीका बहुत अच्छा था। वो आज भले हम लोग ऑनलाइन सब कुछ चढ़ा देते हैं, पता चला कि इस ऑनलाइन में क्या है, अगर मान लो सब चीज़ें, अगर मान लो कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन सिस्टम गड़बड़ा गया तो सारी चीज़ें इरेज हो सकती डेटा, लेकिन कहीं ना कहीं किताबों में लिखा हुआ है तो वो आप ढूंढ सकते हो, वो आपके फिजिकल रूप में है। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। अब जितने भी पत्र वगैरह उस समय या जो रिकॉर्ड रूम में लिखे जाती थी चीज़ें, ये कौन लिखता था, ये हर कोई के बस की बात नहीं होती थी। कुछ लोग माहिर होते थे लिखने में, उनकी लिखावट इतनी सुंदर होती थी और इतने व्यवस्थित शब्दों में लिखते थे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आसानी से समझ जाए कि उस समय का व्यक्ति क्या सोचता था। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत सुंदर लिखते थे या जिनकी लिखावट बहुत सुंदर होती थी, उनको बोलते थे खुशनवीसी। खुशनवीसी, या उनको हिंदी में एक और शब्द बोलते हैं सुलेखन विश।
तो सुलेखनविश या खुशनवीसी वो व्यक्ति होता है जो साफ सुथरे शब्दों में और बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को लिखने में एक्सपर्ट होता है। तो खुशनवीसी, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनविश ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। और 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक फैलने लगी थी। मतलब 19वीं सदी की शुरुआत तक तो नहीं थी छपाई की तकनीक, तो वो शुरुआत में बहुत लिखते थे, लेकिन बाद में जब छपाई की तकनीक आना शुरू हुई तो जो लिखते थे उनकी फोटोकॉपी अलग अलग विभाग में बहुत ज़्यादा प्रतियां बांटना शुरू किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि खुशनवीसी खत्म हो गया, वो तो अभी भी चल रहे थे, क्योंकि लिखने का काम उन्हीं का होता था। क्योंकि छपाई आ गई थी लेकिन टाइपिंग वाला सिस्टम तब तक अभी ईजाद नहीं हुआ था, धीरे धीरे वो भी ईजाद हो रहा था और फिर बाद में टाइपिंग वाली सिस्टम आया। तो कहीं ना कहीं खुशनवीसी का मतलब पूछ सकते हैं कि खुशनवीसी होता क्या है। तो सुलेखनी या उचित ढंग से या अच्छे सुंदर शब्दों में लिखने की तकनीक को बोलते हैं ये। नेक्स्ट है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब देखिए धीरे धीरे अंग्रेजों ने देखा कि भाई अब हमने रिकॉर्ड रूम बनवा लिए, हमने इतिहास को जानने के लिए सब कुछ किया, हमने एक एक जगह जो है अभिलेख कक्ष बना लिए। तो उन्होंने उनका एक मानना था कि भाई अगर किसी देश में हमें राज करना है तो सबसे पहली बात है उस देश को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इंग्लैंड से आए ना, हमारा कल्चर अलग, समाज अलग, यहाँ की जनसंख्या अलग है, तो भाषा बोलियाँ सब कुछ अलग है। अब हमें जानना है कि भारत में कैसे लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं और क्या इनके अंदर चलता है। तो उसके लिए वो सर्वेक्षण करवाते थे। एक सर्वेक्षण का नाम है, आपको बता दूं, जैसे जनगणना हर 10 साल में होती, सब जानते हैं। जनगणना भी एक तरह का सर्वेक्षण ही होता है। तो अंग्रेज लोग क्या कराते हैं, उनका विश्वास था कि किसी देश पर अगर सही ढंग से शासन करना है तो उस देश को सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है, बिना जाने हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में अंग्रेज लोग क्या कराते थे, बहुत सारे सर्वे कराते थे। जैसे जनता की जानकारी के लिए जनगणना करा दी, पेड़ पौधों की जनसंख्या को जानने के लिए सर्वेक्षण करवाया, वनों के लिए सर्वेक्षण कराया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सर्वेक्षण जो है अंग्रेज लोग अपने समय में करवाते थे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ता चला गया, किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रिटिश सरकार का मानना था कि किसी देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। आप किसी मशीन की बात कर लेना, आप मान लो बाइक भी चलाते हो, जब कोई बाइक सीखता है तो सबसे पहले वो जानता है कि बाइक में एक्चुअल में काम कैसे करती, क्या होता है, इसमें गियर कैसे लगाना है, ब्रेक कैसे लगाना है, पहले आपको जानना पड़ता है ना, तभी तो आप ढंग से चला पाओगे। बिना कुछ जाने कैसे चला लोगे। तो जब एक मशीन को चलाने के लिए हम लोग सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो फिर एक देश को चलाने के लिए देश के लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार कराने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। अब पहले कोई भारत का प्रॉपर नक्शा नहीं हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार भारत का नक्शा बनवाने के लिए और एक सर्वेक्षण करवाया कि भाई नक्शे में हम लोग क्या क्या चीज़ मेंशन करें, कहाँ कहाँ कितनी कितनी चीज़ें हैं या क्या क्या सीमाएं हैं। तो बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। इन सर्वेक्षण में मिट्टी की गुणवत्ता का सर्वेक्षण किया जाने लगा था, पेड़ पौधों, जीव जंतु और फसलों का पता लगाया गया कि कौन से इलाके में कौन सी फसल होती है, ताकि हम लोग आसानी से रेवेन्यू वसूल कर लें, या कौन से इलाके में कौन सी फसल हो सकती है, ताकि मिट्टी का परीक्षण करवाओ, ताकि हम लोग उन किसानों पर दबाव डाल सकें कि भाई ये खेती करो। जैसे आपने सुना था कि बिहार में नील की खेती के लिए दबाव डाला गया था। तो नील की खेती इसलिए दबाव डाला गया क्योंकि वहाँ का सर्वेक्षण करवाया होगा उनने, तो लगा कि यहाँ पर नील अच्छी हो सकती है, तो उनने वहाँ पर किसानों पर दबाव डाला कि नील की खेती करें आप। और सर्वेक्षण, ये इस तरह के सर्वेक्षण वो करते रहे। उसके अलावा जनगणना की शुरुआत भी भारत में अंग्रेजों के द्वारा हुई थी। दोस्तों 1981-82 का वो समय था जब लॉर्ड जो है रिपन करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे देश में जनगणना की शुरुआत की थी। व्यवस्थित तौर पर उसी समय हुई थी, 1981 के आसपास हुई थी, जबकि 1972 में पहली बार लॉर्ड मेयो के टाइम पे शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरी जनगणना नहीं हुई थी। तो 1881 वो डेट है जब सबसे पहली बार हमारे देश में प्रॉपर जनगणना हुई। और उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय थे। तब से हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। आपको पता ना कि जनगणना में क्या होता है, जनगणना में जनसंख्या का ही पता नहीं चलता कि कितनी जनसंख्या, खाली ये थोड़ी ना पता चलता है। जनगणना में जनसंख्या के अलावा ये पता चलता है कि भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है। ये भी पता चलता है कि भारत में बच्चों की जनसंख्या कितनी है, शिशु की संख्या कितनी है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि भारत में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं, साक्षरता का पता चलता है। इसके अलावा भारत में कौन सी जाति के लोग कितने हैं, कौन से धर्म के लोग
कितने हैं, सब कुछ जानकारी हमें मिल जाती है। तो इतनी सारी जानकारी मिलती है हमारे देश में उससे, तो सोचो जनगणना क्यों जरूरी नहीं होना चाहिए। जनगणना अपने आप में बहुत सारे सर्वे का एक सर्वे होता है, इसलिए जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। ये जानकारी इकट्ठा कौन करते थे? उस समय के ब्रिटिश सरकार के अधिकारी लोगों ने शुरू किया था, और इसी ट्रेंड को, इसी कल्चर को हमने आज़ादी के बाद खत्म नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि ब्रिटिश सरकार से कोई चीज़ हमें लेनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रिटिश सरकार से हमें कोई चीज़ लेनी चाहिए तो ये कि देश को जानने के लिए सर्वे कराना चाहिए। आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट कई सर्वे करवाती है और सर्वे करने के बाद निर्णय लेती है। तो ये ब्रिटिश सरकार से हमने सीखा, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया था कि ब्रिटिश सरकार की देन क्या है। तो इतिहास में बहुत बड़ी देन है, क्योंकि इतिहास को जानने में बहुत मदद मिली है उनके रिकॉर्ड की वजह से। फॉर एग्जाम्पल एक सर्वे में बता दूं आपको, जैसे कि ये वनस्पति का सर्वेक्षण करते थे, तो ये क्या करते थे, कुछ चित्रकारों को पकड़ते थे और चित्र बनवाते थे और पौधों के नमूने भी रखते थे अपने पास में। तो इसके अलावा आदि कई सर्वेक्षण भी किए, जैसे वनस्पति, प्राणी और वन सर्वेक्षण सब कुछ वो करवाते थे। मतलब वनों के प्रति उनकी जागरूकता बहुत पहले से थी, हम तो बहुत बाद में जागरूक हुए, वो पहले से जागरूक थे। जैसे शरीफे का पौधा जो है 1970 का दशक, शरीफे का पौधा, ये शरीफे का जो पौधा है, ये देखिए कहाँ से, ये आपको दिख रहा है शरीफे का पौधा। ये शरीफे का पौधे का फोटो जो बनवाया था किसी चित्रकार से, लोकल चित्रकार से बनवाया था, और ये इसका नमूना अंग्रेजों ने रखा था, तो ये नमूना जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ से पढ़ना है इसको। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में, अंग्रेजों ने क्या किया था, प्राकृतिक इतिहास और वनस्पतियों के लिए एक संग्रहालय बनाया था, जिसमें विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी, और ये पौधों के फोटो बनवाते थे। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे, और अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि उस समय के लोग किस तरह से नमूने तैयार करते थे। आज तो हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग कैसे भी करके टेस्टिंग कर लेते हैं लेबोरेटरीज में, लेकिन उस समय के लोग कैसे जो है वो ये जानकारी इकट्ठा करते थे। तो आज इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी, और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो खाली अगर ये पढ़ लेना कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, शोषण किया और परेशान किया, तो उसके अलावा उपनिवेशवाद में, अंग्रेजी शासन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेजों की देन समझी जा सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। तो खाली शासन को छोड़ दो, प्रताड़ना को छोड़ दो, तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेजों ने हमें सिखाई हैं, शायद हम लोग अक्सर उसे भूल जाते हैं। तो इस 150-200 साल के शासन काल में कई सारे बदलाव आए हैं हमारे अंदर। अब आगे बात करते हैं। फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या सरकारी रिकॉर्ड रूम में रखी जितने भी पोथियाँ हैं, जितने भी फाइल्स हैं, वो क्या सारी बातें बता देती है? जो रिकॉर्ड रूम में रखी होती है उनको हम लोग बोलते हैं अधिकृत रिकॉर्ड। अधिकृत रिकॉर्ड, क्या अधिकृत रिकॉर्ड से सारी जानकारी पता चल जाती है? तो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या नहीं पता चलता? अधिकृत रिकॉर्ड से पहले हम समझ लेते हैं क्या पता चलता है और क्या नहीं चलता है। तो पहली बात तो है कि रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे इसमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे उस समय के कोई भी वायसराय हुआ, गवर्नर हुआ, वो क्या सोचते थे और उनकी दिलचस्पी किस में थी। अगर किसी वायसराय की दिलचस्पी शिक्षा में थी तो उस वायसराय के आसपास आपको शिक्षा से संबंधित बातें चलेगी। अगर किसी वायसराय का इंटरेस्ट खाली व्यापार में होता तो फिर वो व्यापार की गतिविधियों पर ध्यान देता था। तो हमें इन पुराने रिकॉर्ड से उस अधिकारी के दिमाग में क्या चाह, वो क्या सोचता था, उसकी दिलचस्पी किस में थी, वो हमें समझ में आता है। लेकिन दूसरे लोग क्या सोचते थे, दूसरे लोग मतलब हम दूसरे लोग क्या सोचते थे, मतलब भारतीय लोग क्या सोचते थे, ये इन रिकॉर्ड से नहीं पता चलता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। कहीं और कहाँ देखना होगा? यानी अधिकृत सरकारी रिकॉर्ड के अलावा और कहाँ देखना होगा? तो बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जिनको डायरिया लिखने का शौक था। बहुत सारे अंग्रेज अपनी पर्सनल डायरिया भी लिखते थे। बहुत सारे अंग्रेजों की डायरिया भी हमें मिली, बहुत सारे भारतीयों की डायरिया भी हमें मिली। बहुत सारे भारतीयों ने अपनी आत्मकथा लिखते हुए बहुत सारी कहानियों को भी अपनी आत्मकथा में जगह दी है। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी, नेहरू साहब ने लिखी, और भी बहुत सारे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, उन्होंने नॉवेल्स लिखे, उपन्यास लिखे, बहुत सारी किताबें लिखने वाले लोग थे। अब इनकी किताबों से हमें कुछ बातें समझ में आई कि अच्छा अंग्रेजी शासन में ये भी होता था। तो अंग्रेज सब कुछ नहीं लिखते थे,
यहाँ तक कि 1857 की क्रांति को तो अंग्रेज क्रांति भी नहीं बोलते थे, वो तो उसको सिपाही विद्रोह मानते थे। लेकिन हमारे दूसरे इतिहासकारों ने जब उसको लिखा, उस समय के लोगों ने उसके वृत्तांत लिखे, तब हमको समझ में आया कि एक्चुअल में ये ऐसे कहानी हुई होगी या अंग्रेजों ने उसको गलत तरीके से पेश किया है। तो हम लोग कुछ जानकारियाँ, हम क्या सोचते थे, ये जानकारी हमें खुद से निकालनी पड़ती। तो सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता था। मतलब ये कि अगर हमें जानना है कि उस समय के भारतीय लोग क्या सोचते थे, तो वो जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकारी रूम में तो एक साथ आपको जानकारी मिल जाएगी सरकार की, लेकिन हमारी जानकारी के लिए आपको लोगों की किताबें ढूंढनी पड़ेगी। तो जैसे इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रा या यात्रियों के व्रत स्मरण जो वो बताते थे, वृत्तांत, महत्वपूर्ण लोगों की जीवनी, आत्मकथा और स्थानीय बाजार में बिकने वाली कुछ लोकप्रिय किताबों से, पुस्तिकाओं से हमें जानकारी मिलती है। तो अब ये सारी चीज महत्वपूर्ण होने लगी। क्यों? क्योंकि हमें इंडियंस के बारे में जानना था कि उस समय के भारतीय लोग क्या सोचते थे। इसके अलावा नेता भी थे, बहुत सारे नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और उस समाज सुधारकों जैसे भाई स्वामी विवेकानंद हुए, ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा है। कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपन्यास और कविताएं लिखी थी। उस समय बहुत सारे हिंदी कवि उस समय हुए थे, बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के कवि हुए थे। उनने अपनी भाषा में, अपनी कविता के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें कहना चाहिए। तो उसको भी हमने डिकोड किया और समझा कि उस समय का भारतवासी क्या सोचता था। सारे स्रोत उन लोगों ने रचे, लेकिन दिक्कत क्या, अब समस्या यहाँ भी है। हमें यह तो पता चल गया कि अंग्रेजों क्या सोचते हैं, ये तो हमें सरकारी रिकॉर्ड से पता चल गया। अंग्रेजों के अलावा दूसरे भारतीय क्या सोचते हैं, उसके हमारे पास बहुत सारे सोर्स है। किसी की आत्मकथा पढ़ लो, किसी के उपन्यास पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन इसमें समस्या क्या है, ये जितने भी स्रोत रचे गए, जितने भी लिखे होंगे, वो सब पढ़ना लिखना जानते हैं, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे इंडियंस हो। जिन्होंने भी किताबें, डायरिया या उपन्यास, कविता या सरकारी रिकॉर्ड बनाए, वो सब लिखना जानते हैं। तो सब पढ़े लिखे लोगों ने लिखे होंगे। ऐसे में इससे यह पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि गरीब लोग किस तरह अनुभव करते हैं। गरीब किसान थे, गरीब मजदूर थे, उस समय जो लोग निचले तबके के लोग थे, वो किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे, कैसे वो जीवन जी रहे थे, उसके बारे में तो कोई लिखता भी नहीं है। तो ऐसे में वो क्या सोचते हैं। अब किसी ने देख लिया कि बेचारा गरीब आदमी ऐसे रह रहा है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, तो लिख दिया, लेकिन उसकी भावना थोड़ी लिखी आपने। वो स्वयं कुछ बोलेगा और आप लिखोगे तो शायद उनकी भावनाओं को पता चलता है। तो ऐसे में इन रिकॉर्ड से हमें कभी ये पता नहीं चल पाया कि भारत का जो गरीब व्यक्ति थे वो आखिरकार किस अनुभव से गुजर रहे थे। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि हमें अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है और क्या नहीं पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंग्रेजों का जो इतिहास है, अंग्रेजों के इतिहास में जो कुछ चित्र ऐसे हैं जिनको पढ़कर लगता है कि उन्होंने इतिहास को कुछ गलत तरीके से, अलग तरीके से पेश किया है। जैसे अगर इसी चित्र को देख लो, 1857 की क्रांति का ये चित्र है। इस चित्र को गौर से देखना पड़ेगा और गौर से देखने पर ये लगता है कि ये एक्चुअल में क्रांति जैसा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। अंग्रेजों के इतिहास में इस चित्र को कई जगह पर, एक जो चित्र के माध्यम से जो इतिहास बनाया गया है उसमें कई जगह ये चित्र देखने को मिलता है। अब इसमें वो अंग्रेज क्या दिखा रहा है, वो जो चित्रकार है उसकी भावना समझो, वो क्या दिखाना चाह रहा है। वो दिखाना चाह रहा है कि ये अंग्रेजों का युद्ध चल रहा है क्रांतिकारियों के साथ, लेकिन ये क्रांतिकारी जो थे ये अंग्रेजों से युद्ध करने के बजाय इनका ज़्यादा ध्यान कहाँ पर था, ये लूट में, ये सोने चांदी की चीज़ों को इकट्ठा करने में। देखो ये इकट्ठा करने के लिए नीचे बैठा हुआ है, तो उसने दिखाया ऐसा इस चित्र में। रियलिटी तो कुछ और थी। रियलिटी में तो हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। महारानी लक्ष्मीबाई तो भाई अंग्रेजों का सामना कर रही थी, ऐसे कोई लूट खसोट के लिए थोड़ी था। तो इन्होंने इस चित्र में समझाने का प्रयास किया है कि भाई वो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं था, वो विद्रोही लोग थे जो खाली लूट के मतलब लूट के हिसाब से आए थे। उनकी धारणा जो थी वो लूट खसोट थी और कुछ नहीं था। तो देखिए 1857 की विद्रोही तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हमें इस चित्रकार की सोच, इससे चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में, एक चित्र की पूरी पुस्तक है, उसमें कई जगह यह तस्वीर दिखाई गई है। यह तस्वीर कई जगह दिखाई गई है। इस तस्वीर के नीचे लिखा है, एक तस्वीर के नीचे लिखा भी क्या उनने कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। बागी सिपाही लड़ तो नहीं रहे और क्या कर रहे हैं, लूट खसोट में लगे हुए हैं।
और अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम लोग आगे अध्याय में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उनने क्या बोला कि भाई बाकी जो जनता थी वो लूट खसोट में बिजी रहती थी, तो वो कोई ऐसी वो उनका लड़ने का कोई मोटिव नहीं था, खाली लूट खसोट का मोटिव था। ये अंग्रेज कहना चाह रहे हैं अपने चित्रों के माध्यम से, जो कि बाद में हमें समझ में आया कि भाई 18 सतन क्रांति में ऐसा कुछ नहीं था। हमने कोई लूट खसोट नहीं की, हमने हमारा अधिकार छीना था, अधिकार मांगना था और अंग्रेजों से लड़ाई की। ये हुआ रिजल्ट ये कि हम 18 सतन क्रांति से कुछ खासा बदलाव तो नहीं कर पाए, भाई हम आज़ादी तो नहीं ले पाए, लेकिन अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि हमारी सत्ता कभी भी झेल सकती है, क्योंकि हमने उन्हें डरा दिया था इस बात के लिए कि हम एक हो सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। तो उन्होंने उसको अलग चित्र से प्रस्तुत किया। इसको चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से इस कहानी को पढ़ेंगे। 18 सतन की क्रांति के बारे में क्या तथ्य हैं उसकी जानकारी पूरी आपके चैप्टर नंबर 5 बड़ा भरा पड़ा हुआ इस चीज़ से। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हो, जहां पर आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर आपको जाके अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है और यहाँ क्या करना है, आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम पर क्लिक करना है। सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे अपनी कक्षाओं में, चाहे क्लास 12वीं हो, 11वीं हो, 10वीं हो, 9वीं हो या 8वीं क्लास हो। आप जिस भी क्लास में हैं बस आप अपनी क्लास को चयन कीजिए। आपने अपनी क्लास को चूज़ किया और जैसे ही आप क्लास को चूज़ करते हो आप अपने 8वीं क्लास के सभी शिक्षकों के पास पहुंच जाओगे, यानी आपके सामने आपके सारे शिक्षकों की लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको किसी भी शिक्षक के नीचे देखना है, वॉच नाउ देखना है, बस इस वॉच नाउ पे क्लिक करो और उस सब्जेक्ट के बारे में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। जैसे आपने सामाजिक विज्ञान को चुना तो वॉच ऑल वीडियो में आपको ये नागरिक शास्त्र के सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे। अब करना क्या है, बस इस पर क्लिक करो और आपके लेक्चर देखना शुरू करो। ऐसे में आपका वीडियो हो जाएगा शुरू और आप नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, टॉप करें। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।